तो केंद्र सरकार ने देश के करीब 12 राज्य के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में केंद्र ने कहा है कि कोरोना के इस वेरिएंट के मामले देश में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार और बढ़ाने की जरूरत है। जहां जहां भी डेल्टा प्लस के केस मिलते हैं वहां सख्त कंटेनमेंट के इंतजाम किए जाएं, इसमें कोताही ना बरती जाए। केंद्र ने 10 जिलों में अलर्ट भी जारी किया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं कि कोरोना के जिस डेल्टा वेरिएंट ने दूसरी लहर में भारी तबाही मचाई, उसका डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक होगा और कितना कहर बर पाएगा। क्या डेल्टा प्लस की दस्तक को तीसरी लहर का आगमन माना जाए? और सबसे अहम सवाल कि वैक्सीनेशन इस डेडली वायरस पर कितना असरदार साबित होगा। सवाल यहां पर कई हैं। खबर फास्ट ने भी अपने मंच से कुछ सवालों को उठाने का प्रयास किया है। पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर, उसके बाद करेंगे एक्सपर्ट से बात। तो अनलॉक होता देश, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना खतरनाक। अनलॉक के बीच डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता, दुगना हुआ खतरा। अनलॉक जरूरी या मजबूरी, तीसरी लहर की तैयारी कितनी है पूरी। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार तीसरी लहर पर क्या करेगी प्रहार। सवाल सबसे बड़ा यह भी, संभल रहे हालात सब अनलॉक होने से क्या बिगड़ेगी बात, क्योंकि एक एक करके अनलॉक प्रक्रिया जो है हर एक राज्य में तेजी के साथ शुरू हो चुकी है। लेकिन इस अनलॉक होती प्रक्रिया के बीच ही डेल्टा प्लस वेरिएंट ने जो दस्तक दी है, उसने यहां पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र की चिंता को भी बढ़ा दिया है। तो आप भी इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में हो, कोई चिंता हो, कोई जिज्ञासा हो या कोई राय सुझाव हो, हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश होते रहेंगे। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट सतवीर चौधरी, डॉक्टर सतवीर चौधरी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सतवीर चौधरी। और सबसे पहले यही सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है कोरोना का, और इस बीच होते अनलॉक प्रक्रिया को। अभी ये आज के समय में ये मीडिया ही जो असली काम कर रहा है लोगों को कहने का, ये काम सरकार का है। लेकिन सरकार और प्रदेश की सरकारें भी और केंद्र की सरकारें ये ब्लेम और काउंटर ब्लेम में लगी रहती है। हेल्थ मिनिस्टर और सीएम के बीच में झगड़ा दिखाती रहती है। ये करने की बजाय सरकारों को लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये झगड़े का समय नहीं है। आपदा में मिलजुल कर बिना किराए के काम करना चाहिए, जो नहीं हो रहा। पहला ये काम खत्म होना चाहिए तुरंत। दूसरा, बार बार अनलॉक बात आती है, ये सच्चाई है। तो सेकेंड अनलॉक जो दूसरी बार हुआ है वो इफेक्ट था। तो अनलॉक तो तभी फायदा है जब वो इफेक्ट। तो इस बार हम अनलॉक कंटेनमेंट जोन में जहाँ केस है वहां करना चाहिए। सारे देश में या सारे देश में पूरी जगह में अनलॉक करने का कोई फायदा नहीं। सिलेक्टिव जगह जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ दिक्कत है, वहां पर बहुत ज्यादा से लॉकडाउन किया जाए और रिस्ट्रिक्शन लगाए। तो यही इसका तरीका है। दूसरा, आपका थर्ड वेव या नहीं, किसी भी बीमारी तीन चीजों पे डिपेंड करती है। पहली चीज, वायरस कैसे फेस करेगा। देखो, दुश्मन है हमारा वायरस। वायरस को अपने आप बचने के लिए कोई जीव है उसमें एक इंस्टिंक्ट है, मरना नहीं चाहता, ज्यादा जिंदा रहता है। वो तो जिंदा रहने की कार्रवाई करेगा, म्यूटेशन करेगा, बार बार होगा। अभी उसने किया, आगे भी करता रहेगा, उसकी तैयारी। लेकिन हमारी तैयारी नहीं है, ना हमारी सरकार की पूरी तैयारी, ना हम लोग तैयार। अगर हम लोग तैयार हो, फालतू घर से बाहर निकलेंगे, 2 गज की दूरी रखेंगे, मास्क पहनेंगे, बार हाथ धोएंगे, नाक को बार बार हाथ लगाएंगे, सिर्फ इतना ही करना है। अगर हम सतवीर जी, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि अभी भी इस वायरस को लेकर ना तो सरकारें ज्यादा गंभीर हुई हैं और ना ही लोग ही गंभीर हुए हैं। जहां देखते हैं कि मामला जो है शांत हो रहा है और केसेस कम होने लगे हैं, लापरवाही बढ़ने लग जाती है और अनदेखी जो है वो होना शुरू हो जाती है कोरोना प्रोटोकॉल की। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जैसी डेथ होनी शुरू होती है, लोगों में डर होता है, एकदम खौफ होता है, लोग एकदम कहते हैं वैक्सीनेशन लगाएंगे। जैसे ही वेव खत्म होती है, केस होने कम शुरू हो जाते हैं, लोग कहते हैं कुछ नहीं है, वैसे ही हुआ है। हम ये खौफ का, डर का कोई फायदा नहीं, उससे तो इम्यूनिटी कम होती है। लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। लोग सावधानी देते हैं, वो गलत। आप सब्जी मंडी में आज डेट में चली जाओ, जबकि 10 दिन पहले बहुत ठीक बात थी। अब किसी सब्जी मंडी में चले जाओ, किसी मीटिंग की जगह चले जाओ, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, लाइनें लगी हुई हैं, भीड़ लगी हुई है।
तो 10 दिन पहले तो माहौल ये था कि लॉकडाउन चल रहा था, अब 10 दिन में इतनी भीड़ हो गई, तो ये लापरवाही है और इस पर एनफोर्स नहीं किया जाता। सरकार को लोगों को समझाना चाहिए, समझा करके ही लोग मानेंगे, जबरदस्ती से कोई नहीं मानेगा। ना हमारे पास इतनी फोर्स है, ना हमारे पास इतनी पुलिस है, ना हमारे पास हेल्थ स्ट्रक्चर में इतनी मैन पावर है। लोगों को समझाना होगा, समझाना होगा। जैसे इसी बात है कि हम 5 आदमी बैठे हैं, हम ये कहते हैं आपस में कि हमारे को तो किसी को कोरोना नहीं है, हम क्यों मास्क लगाएं। तो हमें ये समझाना है कि 5 में से हो सकता है एक को कोरोना पॉजिटिव हो, वो सिस्टम ना हो, थोड़ा सा काम हो, वो दूसरे 4 बैठे हैं साथ, उन सब में कोरोना की बीमारी फैला देगा। हो सकता है जिसमें वो बीमारी फैलाए उसमें इतनी सीरियस बीमारी हो, इतने ज्यादा सिस्टम हो, क्योंकि हर एक आदमी की बॉडी में अलग अलग रेजिस्टेंस है, अलग अलग वायरस सेव करता है। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी वायरस से माइल्ड से सिम्टम दिए, थोड़ा सा काम हुआ, नहीं हुआ, और दूसरे में जिसमें उसने बीमारी फैलाई है हो सकता है वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो ये समझना होगा, हमें हर आदमी से मिलते हैं, हमें ये सोचना कि जिससे भी हम मिलते हैं कहीं तो कोरोना ना हो। थर्ड स्टेज में यही होता है, हमें हर आदमी पे ये काम करना है कि हर आदमी को कोरोना हो सकता है। ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में था कि जहाज से लोग आ रहे हैं, रेल आ रहे हैं, उसी से बचना है। अब तो हम हर आदमी बचना है। चलिए, बिल्कुल सतवीर, डॉक्टर सतवीर, इस पर आगे बातचीत हमारी जारी रहेगी। कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर नीलम महाजन सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका नीलम जी। आपसे भी इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके सवाल भी पहले ले लेते हैं। रोहतक से रणवीर सिंह जुड़े हैं और मध्य प्रदेश से करीम जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका रणवीर, रखें अपनी बात जी। देखिए, तीसरी लहर की आज भी है और हमारे देश के अंदर हेल्थ बिल्कुल जीरो है, हेल्थ में कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी न तो मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हमारी सरकारों को मेडिकल स्टाफ बढ़ाना चाहिए और हॉस्पिटल नए बनाने चाहिए। सिर्फ ये ठेके प्रथा को लगा देते हैं, ठेके प्रथा वाला तो कोरोना था तभी भाग गए थे और कितने डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है इस कोरोना काल में। कम से कम स्टाफ दोगुना होना चाहिए, तब जाकर हमारे देश की जनसंख्या को कुछ राहत मिल सकती है। अभी गाँव के अंदर तो कोई डॉक्टर ही नहीं है, नर्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े हॉस्पिटलों में बेड नहीं है। कहाँ की सरकार है? सरकारों ने तो 75 साल लूटा है। हमारे माननीय है, एक 37 साल नौकरी करके आता आदमी, उसकी तो पेंशन नहीं है। ये गनमैन भी हमारे खर्चे पर लेकर रखते हैं, क्या खतरा है? हमारे वीआईपी कल्चर ने हमारे देश का बढ़ा दिया, बर्बाद कर दिया है। कल तक नंगे पूछे घूमने वाले एमएलए बन जाते हैं और फिर वो इतने महान हो जाते हैं कि इनसे मिलने के लिए भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। ये हमारे देश का कल्चर खत्म होना चाहिए। डॉक्टर है, डॉक्टर को भी अपने ढंग से काम नहीं करने देते, बोलते ये डोज दे दो इसको, ये हमारा आदमी है। हमने हॉस्पिटल में हालत देखी है डॉक्टरों को कहते हुए। अरे डॉक्टर को पता है कौन सा डोज देना है या मंत्री को पता है कौन सा डोज देना है? तो हमारी सरकार से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि मेडिकल स्टाफ बढ़ाया जाए और हेल्थ सेक्टर को मजबूत किया जाए ताकि जनता का भला हो जाए, गांव तक पहुंच सोच के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मध्य प्रदेश से करीम जी जुड़े हैं। स्वागत है आपका करीम जी, रखें अपनी बात जी। आदाब। मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जो डेल्टा वायरस आया हुआ है जी, इसके लिए अभी भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि महीने में 3 असर इसके बना लिए जाए। 10 दिन के लिए मतलब लॉकडाउन किया जाए, फिर 10 दिन खोला जाए, फिर 10 दिन के लिए किया जाए, महीने में से 3 पास बनाए जाए। और अभी लॉकडाउन लगाने की बहुत सख्त वो देखूं कि सरकारें गाइडलाइन बनाती है और खुद गाइडलाइन तोड़ती है। तो सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकार ने टाइम कि अभी 10 दिन का लॉकडाउन करके 10 दिन खोले, 10 दिन इसका इस तरीके से करना चाहिए। क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट जो है, हेल्थ वर्कर भी जो है, उनकी भी जान कीमती है। वो लोग अपनी आहुति दे रहे हैं, ये नेता लोग इसमें कोई योगदान नहीं दे रहे। सवाल ये उठ रहा है कि इनको अभी भी लॉकडाउन करने की जरूरत है। 10 दिन का लॉकडाउन करें, 10 दिन खोलें।
जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और काफ़ी कहेंगे कि ये सुझाव जो है वो अहम कहा जा सकता है आपकी तरफ से जो आया है कि अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं हटाया जाना चाहिए, और आपने सुझाव दिया कि 10 दिन लगाना चाहिए और 10 दिन हटा देना चाहिए, ताकि एक जो बैलेंस है वो बना रहे, और इस बीच अगर कोई मामले सामने आते हैं तो वो भी जल्द से जल्द डिटेक्ट हो जाएं। प्रोफेसर नीलम महाजन सिंह, आप किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर सरकार की ओर से की जा रही तैयारियों को, जो राज्य सरकारों की तैयारी है? 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है, लेकिन उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि हमारे पास वो जो शोधशालाएं हैं, वो प्रयोगशालाएं हैं, जो वो तैयार हैं, हॉस्पिटल्स में उस तरीके के इंतजाम किए जा चुके हैं, और जो प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली तैयारी है इसे कंट्रोल करने की, वो कैसी है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपने मेरे को अपने कार्यक्रम में बुलाया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं स्वयं कोरोना योद्धा हूँ। मेरे को बहुत ही खतरनाक कोरोना का अटैक हुआ था, और वो भी दूसरी वेव में, जबकि कोरोना के कारण अधिक से अधिक मृत्यु हो रही थी लोगों की, और मैं भी मतलब मृत्यु की शैया पर ही थी। और उससे मैं ठीक होकर उभर कर और स्वास्थ्य संबंधित इलाज करवाकर उसके लिए मुझे विदेश भी जाना पड़ा, परंतु अब मैं एकदम सही हो गई हूँ। और मैं अपने पोस्ट्स के द्वारा या अपने लेखनी के द्वारा मैंने कोरोना के ऊपर बहुत सारे लेख लिखे हैं। और मैंने जब हम सब ने एक भरोसा खो दिया था कि कोरोना के जिसको कोरोना होगा उसकी मृत्यु आवश्यक होगी, उसके ऊपर मैंने सबका हौसला बढ़ाया था और उन्हें ये उड़ा दिखाने की कोशिश करी थी कि यदि आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो हमें पूर्ण रूप से सरकार के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत अधिक है, और फिर हम शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित हैं। राज्य और केंद्र के अलग संबंध हैं। ये जो पूरा अटैक हुआ कोरोना का 1.5 वर्ष पहले, तो जो आपने देखा था, जो पहला चरण था, उसमें पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगने के बाद इसको कंट्रोल कर लिया गया था, जबकि अमेरिका, इटली, जर्मनी, यूरोप, स्पेन, सब जगह मृत्यु का आंकड़ा बहुत ही विचलित करने वाला था। और उस समय भारत पर इतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था, परंतु हमारा जो देश में एक तो डेटा का अभाव है, पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक होने के कारण, और फिर जो हम मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे कि हमने एंटीबायोटिक, स्टीरॉइड और कोरोना से संबंधित डोजेज को एक कॉकटेल बना के लगा दिया, वो हमारे साथी जो डॉक्टर साहब हैं वो भी उसको बताएंगे। तो वो जो हिट एंड ट्रायल मेथड था, दैट वाज आल्सो बीइंग फॉलोड फ्रॉम द यूरोपियन पैटर्न, वो भी विदेशों का ही पैटर्न था। हमारा जो हिंदुस्तान की कोई ऐसे अलग से उसको सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करने का कोई इलाज नहीं था, जबकि हमारे पास कोवैक्सीन, कोविशील्ड ये सब आ चुके थे, परंतु ये भी बहुत देर के बाद आए थे। तो अगर हम कहें कि अभी जैसे कि वैक्सीनेशन का पीरियड चल रहा है, सभी को वैक्सीनेट करने को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आग्रह किया है। सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, वे भी सारी जनता से कह रहे हैं कि आप अपने को वैक्सीनेट करवाइए। और वो जो पहले था कि वैक्सीनेशन कम है, अभी वो वैक्सीनेशन बहुत मात्रा में आनी शुरू हो गई है। और राज्यों को इतना हमें दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सारी जनता है, जनता की भी एक बहुत महत्वपूर्ण ड्यूटी है कि वो भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करे। आप देख रहे होंगे, दिल्ली में देख लें, एनसीआर में देख लें, गुड़गांव में देख लें, जो एक बार जब लॉकडाउन खुलता है तो पूरी भीड़ सड़कों पे आ जाती है, गाड़ी चलाने की जगह नहीं मिलती, जनसंख्या ऐसे टूट के सड़कों पे आती है, और जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं किया जाता है। तो इस कारण अभी जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डेल्टा प्लस के खतरे को बहुत ही संजीदगी से लेने को कहा है, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह होगा पूरी जनता को कि वह जल्दी ना करें और कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और अब एक और भयानक डेल्टा प्लस वायरस के साथ वो अटैक कर रहा है।
तो मेरा ये सुझाव है। और डेल्टा प्लस की जो वेरिएंट है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो दवाइयों के प्रति बहुत अधिक है। ये दवाइयां भी उस पे काम नहीं कर रही हैं। और हालांकि संख्या कम हुई है कोरोना की, हम्म। परंतु अभी भी कोरोना के कारण कई लोग अपनी जान खो रहे हैं। तो सभी को सावधानी से रहना होगा। सतवीर चौधरी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो सरकारें कदम उठाती हैं, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कुछ काम किया जा रहा है, उससे कई गुना तेज रफ्तार के साथ में जो है कोरोना आगे बढ़ रहा है और हमारी तैयारी उसके हिसाब से जो है वो पूरी दिखाई नहीं देती है। लेकिन बावजूद इसके जैसे ही केस कम होने लगते हैं, सरकारों की ओर से ढील दे दी जाती है और जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन है, वो भी अपनी निगाह जो है वो हटा लेता है, भीड़ इकट्ठा होती है और जो तय 1 घंटे हैं जहां पर ढील दी जाती है, जिन घंटों के बीच में उनमें कोई ध्यान ज्यादा नहीं दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है कायनात जी, सरकार की तरफ से तो बहुत कमियां हैं ही। सबसे पहले तो सरकार को मानना होगा कि कमियां हैं। जैसे कि सेकंड वेव में था, आखिर तक सरकार ने नहीं माना कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बेड की शॉर्टेज है। अब ये सच्चाई है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है। जैसे रणबीर जी रोहतक से बोल रहे थे कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध नहीं है, हमारे पास अस्पताल उपलब्ध नहीं, जो उपलब्ध है वो ठीक नहीं है। अब ये सच्चाई है कि हर शहर में प्राइवेट अस्पताल में सुविधाएं ज्यादा है, सरकारी अस्पताल में जबकि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, डॉक्टर हैं, सब कुछ है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं और जितने भी हैं, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, या कोई स्वास्थ्य मंत्री है, या कोई वीआईपी है, वो रोहतक मेडिकल कॉलेज में जाने के बजाय मैदानता में जाता है, पीजीआई में जाने के बजाय फोर्टिस में या मैक्स हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में जाता है। तो क्यों जाता है? आप अपने अस्पताल को क्यों नहीं सुधार सकते? पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में आपको 12-13 महीने मिले थे। उन 12-13 महीनों में किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। हेल्थ स्ट्रक्चर, इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ स्ट्रक्चर हमारी बहुत पुअर है। हमारा हेल्थ का बजट जीडीपी का 1.5% है, जबकि WHO कहता है कि 11%, 12% होना चाहिए। तो जब 8 गुना 10 गुना फर्क होगा तो आप कैसे मान सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में सुधार हो जाएगा? इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के लेवल पे कमी है। दूसरी क्या है? तालमेल नहीं है। अब एक सरकार दूसरी को ब्लेम कर रही, दूसरी ब्लेम दूसरी को कर रही है। तो होता क्या है, ब्लेम काउंटर ब्लेम आपस में बचने के लिए, राजस्थान में नहीं हो रहा वो कहेगा यूपी में नहीं हो रहा, वो कहेगा दिल्ली में नहीं हो रहा, वो कहेगा हरियाणा में नहीं हो रहा। तो इसी बहस में पड़े रहेंगे और किसी को कंसर्न नहीं है कि लोगों का क्या करना है। और खुद फीते काट रहे हैं, खुद आप कर रहे हो, खुद आप वोट शो कर रहे हो। तो जनता तो एक अपने नेता को देखकर चलती है, तो नेता को सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, बिहेव भी करना होगा। नहीं, ठीक है, वो आचरण अपनी एक जगह है, लेकिन अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है, वैक्सीनेशन अभियान को जो है ये कहा जा रहा है एकमात्र हथियार है कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई में, तो ये वैक्सीनेशन जो है कितनी तेजी से आप देख रहे हैं कि हो रहा है? उस हिसाब से क्या उतनी आबादी को टीका अब तक लग चुका है? जैसे कहा जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में या सितंबर में जो है तीसरी वेव आ सकती है, क्या उस हिसाब से हम उतनी तैयारी के साथ में और उतनी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं वैक्सीनेशन के मामले में? देखो, पिछले 1-1.5 महीने में वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत कम थी, इसमें कोई शक नहीं है। हमें मानना पड़ेगा, सरकार को भी मानना पड़ेगा। जब हमारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी, ये तो सेकंड वेव आने के बाद, वैक्सीनेशन ज्यादा शुरू हुई है। उससे पहले जब मार्च में और जब अप्रैल में वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए था, वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हुआ। ये तो वही बात है कि जब आपको प्यास लगती है आप कुआं खोदना शुरू कर देते हो। अब जो सेकंड वेव बहुत तेजी से आई, फिर आप वैक्सीनेशन के बारे में सोचना शुरू किया, कहाँ से वैक्सीन लें। पहले कहा स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन खरीदेगी, फिर खुद खरीदा जाएगा, फिर कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कब फ्री किया जाएगा, कब पेमेंट से किया जाएगा। ये तो सीधी सी बात है, जनहित का काम है, इसमें पैसे लेने का क्या मतलब है? आपको सबको वैक्सीन फ्री लगाना, ज्यादा है ज्यादा लगती है, जितना आपके वैक्सीन है ज्यादा से ज्यादा लगाओ। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जितना जल्दी हम पूरा करते हैं बहुत अच्छी बात है। ये भला हो सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, सरकारों को थोड़ी डांट लगाई, उससे थोड़ा वैक्सीन सुधार हुआ, उसी से ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हुआ। नहीं तो सरकारें तो एक सरकार दूसरी सरकार को, दूसरी सरकार को, यही अपना टूटू में चलता रहता था। उससे तो बात ना जनहित का नहीं सोच रहे थे और ना अस्पतालों में सुधार करने का कोई सोच रहा था। तो अस्पतालों में सुधार होना चाहिए, बेड बढ़ाए जाने चाहिए।
एक यही डेटा देख लो कि पिछले एक साल कितने बेड बढ़े हैं मेडिकल कॉलेजेस में, हम्म, कितने बेड डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल में, कितने बेड बढ़े हैं पेरीफेरी में, लगभग 5% बढ़े होंगे, 10% बढ़े होंगे। तो उससे तो काम है ना, जबकि आपको पता है इतनी बीमारी आ चुकी है, इतनी बड़ी, आपके पास 12-13 महीने थे पहली वेव और सेकंड वेव के बीच में, अब सेकंड वेव और थर्ड वेव के बीच में भी हो सकता है आपके पास 2 महीने हो, 3 महीने हो, या कितना समय हो, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि वायरस कब अपना स्वरूप बदल लेगा। हर कोशिश करता है बचने की, तो वो तो अपना स्वरूप बदलता रहेगा। हम नहीं बदलते, लोग नहीं बदलते, सरकारें नहीं बदलती, पर्यावरण नहीं बदलता। तो अगर हम अपना व्यवहार करेंगे तो हम वायरस को हरा देंगे। अगर हम व्यवहार नहीं करेंगे, वायरस चेंज करता रहेगा, तो दुश्मन जब हमारे से ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हमें हरा देगा। हमें दुश्मन के हर हथकंडे से ऊपर चलना है, लेकिन वो उल्टा ये रहा। जो प्रोफेसर डेल्टा नीलम, प्लस प्रोफेसर वायरस है, नीलम, डॉक्टर साहब, ये जी, जो डेल्टा प्लस वायरस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक है, ये WHO ने भी अनाउंस कर दिया है, और इसके लिए अभी तक कोई सिस्टेमिक ट्रीटमेंट नहीं आया है। जहां तक हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन और हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है, उसके लिए मैंने सरकार को भी एक सुझाव दिया है कि ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन बन रहा है हमारे देश में, ये केवल 2 ही कंपनियां ना बनाए, और ये वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है इसको खोल दिया जाए, और हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, डॉक्टर रेड्डीज लैब है, टोरेंट फार्मा है, भारत फार्मास्यूटिकल्स हैं, सन फार्मा है, और इस तरह से कई कंपनीज हैं जो कि वैक्सीनेशन बनाने को तैयार है। तो यदि नीलम हमारा जी, जो जी बिल्कुल, डिमांड एंड सप्लाई नीलम है, जी, जो जब बात आप कह हमारी रही हैं डिमांड इस ज्यादा तरह है, का सप्लाई सुझाव कम है, विपक्ष के वैक्सीनेशन का कई नेता भी प्रोसीजर दे कुछ चुके और हैं। करना जी, चाहिए। विपक्ष के कई नेता भी इस तरह का सुझाव दे चुके हैं। खुद जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ज्यादा से ज्यादा जो कंपनीज हैं जो इस क्षमता रखती हैं वैक्सीन को बनाने की, उन्हें भी इसके लिए लाइसेंस जो है वो जारी कर देना चाहिए, आगे इसका विस्तार होना चाहिए। लेकिन क्या लगता है, इस और अगर कदम नहीं उठाया जा रहा है, इस और इस दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या सरकार अभी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है, इंतजार वो और करना चाहती है, या फिर सब कुछ जानते हुए भी वो अनजान बने हुए हैं? नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कि सरकार अनजान है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मीडिया के माध्यम से अनेक एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं, और टीवी चैनल्स में, आप जैसे चैनल्स में डिबेट्स हो रही हैं। इसको तो सरकार अनदेखा नहीं कर सकती है। और वैसे भी हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय है, और पूरे देश में जो हो रहा है उसका पूरा जो फीडबैक है वो सरकार को भी मिलता है और विदेश में भी जाता है। तो ये तो शायद मेरे मेरे लिए मानना सही नहीं होगा कि सरकार इसे अनदेखी कर रही है, परंतु उनके पास हो सकता है कि कुछ जैसे पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में वो जरूर निर्णय लेने में बहुत देरी कर रहे हैं, और वो उन्हें नहीं करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो वैक्सीनेशन वो ऑल्टरनेट प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके लिए लाइसेंस जल्दी से जल्दी देना चाहिए, ताकि हम भारत के लोगों को, ग्रामीण भारत में विशेषकर जहां पर मेडिकल उपलब्धि बहुत कम है, हम अपने भाइयों बहनों की जानें बचा सकें। और क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में भी, आपने सुना होगा, ये कहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट हो और वैक्सीनेशन को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। तो अगर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाया जाएगा जी, तो उसके लिए वैक्सीन का होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ही जिस तरह का एक विवाद हम भी लंबे वक्त से देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं, राज्य सरकारें कुछ और कहती हैं, केंद्र सरकार की ओर से कुछ और कहा जाता है। उपलब्धता में एक बड़ा गैप है, एक बड़ी कमी है वैक्सीनेशन के इस अभियान को सफल बनाने में। इसे कैसे पूरा किया जा सकता है, और क्या आपको लगता है कि अगर वैक्सीनेट सभी हो जाते हैं तो कोरोना से जो है वो इम्यून हो जाएंगे, कोरोना उतना असरदार नहीं होगा? और थर्ड वेव की जो बात कही जा रही है कि सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर में आ सकती है, उस तक कितने लोगों का आप मानते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाएगा? हम इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट कर देंगे कि उससे लड़ने में सक्षम हो जाएंगे हम कोरोना से? आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, नीलम जी। जी, तो मेरा ये मानना है, पहले तो जो ये थर्ड वेव की बात हो रही है,
इसमें डेल्टा प्लस वायरस का जो अटैक होने की संभावना हो रही है, इसमें हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हों, या डॉक्टर नरेश त्रेहान हो, या डॉक्टर सरीन हो, या डॉक्टर देवी शेट्टी हो, सभी जो बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ऑलरेडी भारत में आ चुका है और इसकी तीसरी लहर कभी भी स्टार्ट हो सकती है। पिछले अभी 2 दिनों पहले तो भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने कहा है कि ये जो तीसरी लहर है ये जुलाई के दूसरे हफ्ते से आरंभ हो जाएगी और इसके लिए अभी हमारे पास वैक्सीनेशन भी नहीं है। जहां तक आपका ये प्रश्न है कि क्या वैक्सीनेशन लगाने से, कोविशील्ड लगाने से, कोवैक्सीन लगाने से या स्पुतनिक लगाने से, अभी तो ये 3 ही हमारे पास वैक्सीन हैं, तो यदि इन तीनों में से कोई वैक्सीनेशन हमारी जनता के ऊपर, हमारे भाई बहनों के ऊपर किया जाता है तो उनकी लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो ऐसा भी नहीं है, कितने केसेस हुए हैं जिसमें वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि वे बच नहीं सकते, परंतु फिर भी जो एक वैक्सीनेशन का तरीका है, जो उसकी विधि है, उसमें कहा जा रहा है कि अगर उसके बाद भी कोरोना होता है तो जो एंटीबॉडीज हैं वो कोरोना के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट दिखाती हैं और ठीक होने की संभावना उसमें अधिक होती है। तो मेरा भी ये मानना है कि सरकार को ये चाहिए कि वह वैक्सीनेशन के बनाने की प्रक्रिया को बहुत तेज करें और जैसे मैंने पहले आपसे बोला कि जो डिमांड है वो अभी बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो बहुत कम है। तो ये जो गैप को खत्म करने की जरूरत है। सप्लाई इट हैज टू बी रिड्यूस्ड एज मच एज पॉसिबल और इसको कम करना चाहिए और इसके लिए सरकार, क्योंकि अब वैक्सीनेशन को केंद्र सरकार ही दे रही है, राज्यों को कोई डायरेक्ट सप्लाई मिल नहीं रही है, तो इस आपस में और तालमेल बनाए जाने की इसमें और जरूरत है और राज्य और केंद्र सरकारों को दोनों को आगे ज्यादा से ज्यादा आकर के इस पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो सेहत के साथ आर्थिक स्थिति को संभालना भी जरूरी है, अनलॉक जरूरी भी है और मजबूरी भी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बीच राज्य में अनलॉक की जो प्रक्रिया जारी है ये एक जोखिम भरा कदम भी साबित हो सकती है, लेकिन इस जोखिम से निपटने के लिए हमारी तैयारी कितनी पूरी है, सवाल यही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।